हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, आज हम लेसन नंबर 2 के जो लास्ट के छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। वायरस, वायरियोइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकन्स, इन 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर हम इंटरनली देखें तो इन सभी ग्रुप में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। अब इन सबको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? वाई देयर वाज अ नीड? जो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें लाइकन्स के बारे में कोई मेंशन नहीं था, मतलब कुछ नहीं बताया गया कि लाइकन्स को कहाँ रखें। जब मैंने आपको फंजाई किंगडम के बारे में पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि जो फंजाई हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी दिखा सकते हैं। कई बार जो फंजाई हैं वो एल्गी के साथ मिलकर लाइकन्स बना सकते हैं या हायर प्लांट्स के साथ मिलकर माइक्रोराइजा बना सकते हैं। तो इट मीन्स बच्चों, जब हम लाइकन्स की बात करते हैं तो लाइकन्स में आपकी दोनों चीजें आ रही हैं। लाइकन्स में आपके फंजाई भी आ रहा है, एल्गी भी आ रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप उसको किस किंगडम में रखोगे। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वो किसी भी किंगडम में फिट नहीं बैठते। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो ए सेल्यूलर है, मतलब जिनकी बॉडी में सेल होता ही नहीं है, जैसे वायरस है, वायरियोड्स है, प्रियोन्स है। तो उनको हम कहाँ रखें वो क्लियर नहीं है, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप सबको पता है फ्लू के बारे में, जुकाम हो जाता है, नॉर्मली हो जाता है, गर्म सर्द से हो जाता है। और ये भी पता है कि जुकाम का कारण वायरस है। इसके अलावा आजकल कोरोना वायरस तो सबको ही पता है, तो दैट इज अगेन अ वायरस। तो वायरस के बारे में हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, किसी में भी हमने वायरस का नाम नहीं सुना। इसका मतलब ये है कि 5 किंगडम्स में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर वायरस को हम फिट मान सकते हैं कि वायरस वहां पे फिट बैठते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते ही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो वायरस है वो जब तक हमारी बॉडी से बाहर है तब तक तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही वो हमारे शरीर में एंटर हो जाता है तो वो हमारे शरीर की ही मशीनरी का इस्तेमाल करता है, तो हमारे शरीर के अंदर आने के बाद वो लिविंग बन जाता है। तो वायरसेस की अगर हम सिंपल डेफिनेशन दें तो वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी में सेल नहीं होता और इनके बॉडी के अंदर एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब इनकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्रिस्टल का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, वो भी इनर्ट मतलब कोई रिएक्शन नहीं करता। तो जब भी ये किसी लिविंग सेल में घुसते हैं तो उसके बाहर ये एक कवरिंग सी बना लेते हैं, मतलब उसको ढक लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमें 2 वायरस के स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं, एक है टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, और जो कि जनरली टोबैको प्लांट को अफेक्ट करता है, और दूसरा जो है बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे, इसमें कोई सेल नहीं है, एक कैप्सिड है, मतलब एक बाहर की कवरिंग है, और इसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। इसी तरीके से यहाँ भी देखोगे तो हेड, कॉलर, शीथ, मतलब ये इसका स्ट्रक्चर है, टेल है, लेकिन इसमें सेल कहीं पर भी नहीं है। तो क्या होता है, जब भी कोई वायरस हमारे शरीर पे अटैक करता है, चाहे हम हैं, चाहे कोई एनिमल है या चाहे कोई प्लांट है, जब भी वो किसी के शरीर में घुसेगा, मतलब उसके सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो वो उस होस्ट की ही मशीनरी को कंट्रोल कर लेगा। मतलब जो हमारे अंदर की मशीनरी है जिससे हमारी बॉडी में सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये उसी मशीनरी को ले लेगा और उसी मशीनरी का इस्तेमाल करके ये अपनी रेप्लिकेशन करेगा, मतलब और वायरस बनाता जाएगा। रेप्लिकेट करने का मतलब होता है अपनी बहुत सारी कॉपी बनाते जाना, किलिंग द होस्ट। और धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी में इतना ज्यादा वायरस फैल जाता है कि वो उसी ऑर्गेनिज्म को मार देता है जिसके शरीर में वो है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि आप वायरस को लिविंग मानोगे कि नॉन लिविंग। तो आज भी साइंटिस्ट जो है इस बात को लेके कंफ्यूजन में है, क्योंकि वायरस जब तक हमारे बॉडी से बाहर है तब तक वो नॉन लिविंग है, उसके पास अपना कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो हमारे शरीर में घुस जाता है तो वो हमारे शरीर की मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है और उस समय वो लिविंग बन जाता है। अब वायरस शब्द जो है उसको सबसे पहले दमित्री इवानोस्की ने 1892 में दिया था। वायरस का मतलब क्या होता है? विनोम, यानी कि जहर या पॉइजनस फ्लूइड। तो वहां से उन्होंने नाम दिया था वायरस।
क्योंकि इसकी वजह से जिस ऑर्गेनिज्म में चला जाता है ये उसको मार देता है। तो जैसे जहर से किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, ऐसे ही जो वायरस है उससे भी डेथ हो जाती है। तो इससे टोबैको मोज़ेक वायरस, मतलब टोबैको जो तंबाकू का पौधा होता है उसमें एक बीमारी हो जाती है मोज़ेक डिजीज, मतलब उसके जो पत्ते हैं उस पर पैचेस बन जाते हैं, धीरे धीरे वो पौधे को खराब कर देता है। और जब इसके ऊपर फर्दर स्टडी की गई तो ऐसा देखा गया कि अगर हम साइज की बात करें तो इनका साइज बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटा होता है, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ऐसे फिल्टर, मतलब ऐसी छलनी लगाई गई थी जो बैक्टीरिया को क्रॉस ना होने दे, लेकिन ये वायरस उस छलनी में से भी बाहर निकल गए, तो इसका मतलब इनका साइज बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। इसके बाद जो MW बिजरिंग थे उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी प्लांट, टोबैको प्लांट के अंदर वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है और हम उसी प्लांट का थोड़ा सा टुकड़ा लेके किसी हेल्दी प्लांट में डाल दें तो धीरे धीरे वो हेल्दी प्लांट भी खराब हो जाएगा। इसका मतलब वायरस के अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा फ्लूइड निकल रहा है जिसको कंटेजियम वीवम फ्लूइडम कहते हैं, जो कि दूसरे को भी इन्फेक्ट करता है। उसके बाद स्टैनले आए, उन्होंने ये बताया कि जो वायरसेस हैं उनको क्रिस्टलाइज, मतलब क्रिस्टल्स बना के रखा जा सकता है। इनका स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टल का बना होता है और ये क्रिस्टल प्रोटीन के बने होते हैं, और जब तक ये होस्ट की बॉडी के बाहर है तब तक ये इनर्ट है। इनर्ट मतलब कि ये कुछ काम नहीं करते, लेकिन अंदर आने के बाद ये ऑब्लिगेट पैरासाइट बन जाते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब जो पूरी तरह से होस्ट के ही शरीर पे डिपेंड हो जाता है। प्रोटीन्स के अलावा वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है जिसकी वजह से वो आगे रेप्लिकेट कर पा रहे हैं। तो वो RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें RNA और DNA दोनों हो। वायरस को आप क्या कह सकते हो कि वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और उसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस है, मतलब अगर उसका जेनेटिक मटेरियल किसी ऑर्गेनिज्म में चला जाएगा तो वो आगे इन्फेक्शन को बढ़ाता जाएगा। तो ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जो वायरस प्लांट्स को अटैक करते हैं उनके अंदर RNA होता है और वो RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब उसकी सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होगा, एक ही थ्रेड होगा। और जो वायरस एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं उनके अंदर RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है, और RNA सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, और जो DNA वो डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। इसके अलावा जो वायरसेस बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। उनके अंदर DNA पाया जाता है और वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब कि उसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। और इनका जो प्रोटीन कोट होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जो ये प्रोटीन का बना हुआ पूरा का पूरा कोट है, कोट मतलब कवरिंग, उसको बोलते हैं कैप्सिड। और उसमें उस कैप्सिड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं कैप्सिड। तो ये जो कैप्सोमेयर्स हैं ये मिलकर कैप्सिड बनाते हैं और उनका जो न्यूक्लिक एसिड है, चाहे वो DNA RNA, वो उसी के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। और ये कैप्सोमेयर्स हेलिकल शेप में, मतलब हेलिक्स बना के भी अरेंज हो सकते हैं, कोई पॉलीहेड्रल, मतलब अलग अलग वायरस में अलग अलग शेप बना सकते हैं। वायरसेस की वजह से मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। एड्स हो सकता है। इसके अलावा प्लांट्स में अगर वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो मोज़ेक फॉर्मेशन, मतलब पत्ते में अलग अलग कलर के पैच बन सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि उनकी जो लीव्स हैं वो रोल होने लग जाती हैं, घूम जाती हैं, कर्लिंग हो जाती है, मतलब इस तरीके से घूमने लग जाती हैं, या येलो हो जाती है, या वेन, जो पत्ते के अंदर वेन्स होती हैं कई बार वो क्लियर हो जाती हैं, हट जाती हैं। ड्वार्फिंग, जो पौधा है वो बोना रह जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, या स्टंटेड और ग्रोथ आगे बढ़ नहीं पाती। तो मतलब ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो वायरस की वजह से देखे जा सकते हैं। इसके बाद बच्चों आता है वायरियोइड्स। 1971 में टीओ डाइनर जो थे उन्होंने एक नया इन्फेक्शियस एजेंट खोजा जिसको बोला वायरियोइड्स। और ये वायरियोइड्स का साइज वायरस से भी छोटा था और इनकी वजह से पोटैटो में एक बीमारी हुई जिसको बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और ऐसा देखा गया कि इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA और वो फ्री है, मीन्स उसके जो प्रोटीन कोट वायरस में पाया जाता था इनमें वो प्रोटीन कोट भी नहीं है, सिर्फ RNA फ्रीली पड़ा हुआ है, इसलिए इनको नाम दे दिया गया वायरियोइड। और इनका RNA वायरस के RNA से कम था, मतलब हल्का था, उसका वजन कम था। उसके बाद थर्ड आते हैं प्रेयॉन्स। जो प्रेयॉन्स हैं ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो एबनॉर्मली फोल्डेड, मतलब जिनकी फोल्डिंग प्रॉपर नहीं हुई। अब आप सोचोगे फोल्डिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, तो अगेन बच्चों जब मैं आपको 9th लेसन बताऊंगी बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स लेसन में हम पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन है उसके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, कभी वो अल्फा स्ट्रक्चर बनाता है, कभी वो बीटा स्ट्रक्चर बनाता है। तो कई बार अगर प्रोटीन की फोल्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती तो वहां पर जो एजेंट पाया जाता है उसको बोलते हैं प्रेयॉन्स।
और इसकी वजह से भी बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। और साइज में देखो तो इसका साइज वायरस जैसा ही होता है और इन एजेंट्स को प्रेयॉन्स बोलते हैं और इनसे भी बहुत सारी डिजीजेस देखी गई हैं, जैसे कि एक डिजीज होती है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी BSE। बोवाइन शब्द हम जनरली कैटल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, गाय के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, कैटल में एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं मैड काउ डिजीज, मतलब जो गाय हैं वो पागल हो जाती है, इसलिए उसको मैड काउ डिजीज बोलते हैं। और इसी तरीके से ह्यूमंस में भी इनकी वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको CR जैकब डिजीज कह सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कुछ बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी गई हैं। और जब इन पर स्टडी किया गया तो ये देखा कि ना तो ये प्रोटीन है ना ये वायरस है, मतलब ये उनसे डिफरेंट थे, इसलिए इनको अलग से नाम दिया गया। इसके बाद बच्चों सबसे लास्ट आता है लाइकन्स। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली 2 मार्क्स में आ जाता है। लाइकन्स जैसा कि मैंने आपको बताया सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें 2 ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और दोनों को ही एक दूसरे से फायदा होता है। तो जब एल्गी और फंजाई के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनता है उसको हम लाइकन्स बोलते हैं। इसमें जो एल्गी वाला पार्ट है उसको फाइकोबायोन्ट बोलेंगे और जो फंगस वाला पार्ट है उसको माइकोबायोन्ट बोलेंगे। यहाँ पर जो एल्गी है वो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब वो यहाँ पे फूड बनाने का काम करेगी, लेकिन जो फंजाई है वो हेटरोट्रॉफिक है क्योंकि फंजाई अपना फूड खुद नहीं बना सकता। तो यहाँ पे अब दोनों को फायदा कैसे होगा, एल्गी ऑटोट्रॉफिक है तो एल्गी फूड बनाएगी और वो फूड बना के फंजाई को देगी। और फंजाई बदले में क्या करेगा, फंजाई बदले में एल्गी को शेल्टर यानी कि रहने की जगह देगा। उसके अलावा अपने आसपास से मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को भी एब्जॉर्ब करके एल्गी को देगा। तो इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है कि ये दोनों मिलकर लाइकन बनाते हैं। और ये लाइकन को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि वो फंजाई है एल्गी, मतलब वो आपस में इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं। और लाइकन्स को पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है क्योंकि जिस भी जगह पे प्रदूषण होगा वहां पे लाइकन्स की ग्रोथ नहीं होती। तो जनरली अगर हमें ये चेक करना हो कि किसी एरिया में कितना प्रदूषण है तो वहां पे लाइकन्स देखे जाते हैं पेड़ों के ऊपर, मतलब पेड़ का वो हिस्सा जहाँ पे धूप नहीं पड़ती, थोड़ी नमी रहती है, वहां पर आपको हरी हरी रंग की परत दिखेगी, वो लाइकन्स होते हैं। तो जिस जगह पर पोल्यूशन होगा वहां पे तो लाइकन्स की ग्रोथ नहीं होती, मतलब वो एरिया बिल्कुल आपको ब्राउन दिखेगा। लेकिन जहां पे प्रदूषण नहीं है वहां पे लाइकन्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है तो वो पूरा एरिया हरा दिखता है, तो इसलिए इनको पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो सेकंड लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। कुछ नई टर्म्स हैं, अगर आप इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको ऑफ कोर्स समझ आ जाएगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हो।